इवनिंग बच्चों, 2 देश हम लोग पढ़ चुके थे। तीसरा देश है। तीसरे देश में बैकग्राउंड बताया गया है कि बीच में एक कुर्सी रखी है, जैसे लग रहा है कि बेला भी यहाँ बैठे किताब पढ़ रही थी। लेकिन जब पर्दा खुलता है तो दिखाई देता है कि बेला आकुलता से बरामदे में घूम रही है। पढ़ते पढ़ते वह सोचती है कि मैं किन लोगों के बीच में आ गई हूँ। कैसे लोग हैं, कुछ भी इनका समझ में नहीं आता। पल में तोला पल में माशा। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नर्म होते हैं तो मोम बन जाते हैं। बेला सोच रही है कि मैं कैसे लोगों के बीच में आ गई हूँ, मुझे इनका कुछ भी समझ में नहीं आता। जब ये गुस्सा होते हैं तो आग की तरह बरसते हैं और जब शांत रहते हैं तो एकदम मोम की तरह पिघल जाते हैं। इतने में छोटी भाभी आती है, बेला से पूछती है कि तुम ठीक कहती थी बेटा, इससे रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं लगता, नहीं कबाड़ी का गोदाम दिखाई देता था। सोचती थी कि यह सब सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं है। आखिर इस पर इतने दिनों से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा ना माने। पर अच्छा किया तुमने वह सब सामान उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर उसकी पसंद का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए वह मुझसे रूठ चुकी है। अब छोटी भाभी ने बेला से कहा कि अच्छा हुआ तुमने ये सारे फर्नीचर उठा दिए। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, पर यह सोचकर रुक जाती थी कि पता नहीं दादाजी क्या सोचेंगे। और कई बार सुरेश ने मुझसे इन्हीं निगोड़ी कुर्सियों के लिए बहस की है, तो मैं उसके कमरे में रखवा दूंगी। बेला उसे बैठने के लिए कहती है। छोटी भाभी कहती है कि नहीं नहीं तुम बैठो, मैं तो बस यूं ही चली आई थी। घर में अनाज पड़े हैं, उसे फटकना है। फटकना है बच्चों, जैसे कहेंगे सूप, आप जानते हैं सूप से जैसे अनाज जो पछोड़ते हैं उसे फटकना बोलते हैं। मिर्चें पड़ी हैं, उसे कूटना है। मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है, उसका घी बनाना है। 20 दूसरे काम हैं और दिन भी ढल रहा है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात का बुरा ना माना हो। असल में बेटी, रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो रही थी। नौकरानी समझदार है, भरोसे वाली है और आज्ञाकारी, लेकिन जो काम उसने कभी किया नहीं है वह उसे किस तरह से करे। उठती हुई आप बैठिए। बेला है उठती हुई कि आप बैठिए। छोटी भाभी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए, बैठो बैठो, कष्ट ना करो। मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नष्ट नहीं करूँगी, मैं तो सिर्फ तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। मतलब वो बोल रही थी कि जो रजवा है उनके घर में 10 सालों से काम करते हुए आई है, वो बहुत विश्वसनीय है, समझदार है। उसने कभी नए ज़माने का काम नहीं किया था, तो तुम अगर उसे थोड़ा बहुत सिखाओगी तो जल्दी सीख जाएगी। और भाभी ने बोला कि जब तुम नए फर्नीचर ले आना तो ज़रा रजवा को सिखा देना झाड़ना बुहारना, तो वो वैसा ही एकदम करेगी, दोबारा गलती नहीं करेगी। अगर तुमसे नहीं होगा तो बताना, मैं ही उसे समझा दूंगी। बेला कहती है नहीं नहीं आप रहने दीजिए। छोटी भाभी फिर बेला से कहती हैं, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया। यो तो तुम चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा। दूसरा प्रबंध हो जाएगा मतलब अगर तुमको रजवा नहीं पसंद है तो दूसरी नौकरानी की भी व्यवस्था हो जाएगी। तुम इस बात की ज़रा भी चिंता ना करना। चलने को उद्यत होती मतलब तैयार होती है। बेला आप 2 पल बैठिए तो सही। बेला कहती है अब थोड़ा देर बैठिए तो। छोटी भाभी कहती है नहीं नहीं तुम अपना पढ़ो, मैं बेकार ही तुम्हारा वक्त ख़राब ना करूँगी। उसके बाद वो चली जाती है। बेला पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती है, जैसे अपने आप से कह रही है इन लोगों का कुछ भी समझ में नहीं आता, ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। बड़ी बहू बैठिए बैठिए। मंजली भाभी आप। बेला मैं चलती हूँ। उसके बाद क्या होता है, मंजली बाबू परायों का सा कहते हुए कुछ अंदर आती है। बाहर से मंजली बहू के ठहाके की आवाज़ आती है। दूसरे क्षण वह इंदु और पारो के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। इंदु सच? मंजली बहू कुछ बता रही थी तो इंदु आश्चर्यचकित होकर पूछती है सच कह रही है? मंजली बाबू हंसी रोक कर कहती है और क्या मैं झूठ कह रही हूँ, मैंने अपनी इन 2 आँखों से देखा है। फिर हंसने लगती है। मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुँह देखते रह गए। और मंजली
मझली बहू की इस बात पर सब ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना कि क्या किया मलावी ने सच। मझली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धंस जाती है, यानी कि चारपाई बिछाकर अब बैठ गई है कि अब मैं सारी बातें इत्मीनान से बताऊंगी। और मझली भाभी कुर्सी को ज़रा खिसका कर समीप होते हुए बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक डाली छत। मलावी ने पूछा। मलावी ने, मझली बहू ने कहा, मैं कहती हूँ मुँह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटुर मुटुर। अब यहाँ पे इस लाइन का पूरे बच्चों जो पैराग्राफ चला आ रहा है उसमें ये है कि मझली बहू अपने पड़ोस की एक व्यक्ति की बात बता रही है कि जिसमें एक मलावी है, उसने बंसीलाल जिसका देवर है उसकी रसोई की छत सारी की सारी खोद डाली। और बंसीलाल को जब तक ये खबर होती है कि मलावी ने उनकी छत खोद डाली है तब तक वो आधे ज़्यादा छत खोद चुकी रहती है, और जब वो आते हैं तो एक आध दो हिस्सा बचा रहता है, वो भी वो खोदती रहती है। तो बंसीलाल कुछ कर नहीं पाते, उनका लड़का भी कुछ नहीं कर पाता है। बड़ी बहू पूछती, और कौन सी छत खोद डाली? मझली बहू कहती है कि रसोई की छत, और कौन सी, अभी 2 घंटे हुए राज मजदूर छत डालकर गए थे। और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपटकर अपनी दुकान को गया। थकी गई उधर से मलावी मारा मार करते हुए आ गई। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपने रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुँचे जब आखिरी कड़ी भी उखड़ चुकी थी। तब क्या करते, बस ताका किए मुटुर मुटुर। मुटुर मुटुर मतलब बच्चे बस जैसे हम लोग बोलते हैं ना, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। मंजली भाभी को छोड़कर सब हंसती हैं। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी, इनका कुछ भी पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती है बड़ी बहू, और मंजली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। मंजली भाभी, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई या नहीं? जरा हंसती है। बुढ़िया है तो सयानी। बड़ी बहू, आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें असल में काम की परख नहीं। पर अब बेला, आइए इधर बैठिए चारपाई पर। बेला बड़ी भाभी को मझली भाभी को बैठने के लिए कहती है। तो वो बोलती है बड़ी भाभी की मैंने इनसे कहा है कि दूसरी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। असल में बहू दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं, ईमानदार होते हैं, भरोसे वाले। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही काम करती थी, अब रजवा की बहू भी यही काम करती है। बड़ी बहू कहती है कि मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी वह जल्दी सीख जाएगी। अब जब बड़ी बहू ने कहा और भाभी ने भी कहा कि भाई अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं दूसरी नौकरानी के लिए मैंने कह दिया है। वैसे रजवा बहुत समझदार है, हमारे पास सालों से काम करती आई है, अगर तुम इसे एक मौका दे दो तो अच्छी बात है। बड़ी बहू ने भी कहा कि अगर रजवा नहीं समझ में आ रही तो उसकी बहू को भी रख दो, नई उम्र की है, जल्दी काम सीख जाएगी। बेला अब अन्य मनस्क है, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे नौकर की ज़रूरत तो है, पर जब सामने से किसी ने कह दिया है तो उसे नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या उत्तर दे। उसने कहा कि नहीं नहीं, नई नौकरानी की ज़रूरत नहीं है, रजवा ही काम सीख जाएगी। और कुछ चिढ़ने लगती है, पर आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए। मझली भाभी कहती है हम आपका समय ना खर्च करेंगे। बेला और भी चिढ़कर, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता। बड़ी बहू कहती है हम आपसे छोटी हैं, दर्जे में भी और समझ में भी। अब बेला थोड़ी सी रुआसी हो जाती है बच्चे, उसे नहीं समझ में आता है कि आखिर अचानक से सब इतना क्यों बदल गया, सब मुझे इतना अटेंशन क्यों दे रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, अगले क्लास में इसको मैं पूरा कंप्लीट करूँगी ये चैप्टर कि कैसे बेला का हृदय परिवर्तित होता है और कैसे दादाजी के समझाई हुई बात का जब सब लोग अनुकरण करते हैं तो ये एक परिवार फिर से एक हो जाता है। बच्चों मैंने आपसे बार बार कहा है कि अगर मेरे वीडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है आपको पढ़ने के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। सो थैंक यू एवरीवन।